24 दिसंबर 1999 इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से दिल्ली की फ्लाइट IC 814 अचानक हाईजैक हो गई। सबसे पहला सवाल था, काठमांडू क्यों? नेपाल से इंडिया और चीन की सीमाएं लगती है और इन सीमाओं को पार करना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए नेपाल स्पाई एजेंसियों का हमेशा से गढ़ रहा है। पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका और हम, ये थी वो वजह कि हाईजैक के लिए काठमांडू चुना गया। किसने किया ये हाईजैक और क्यों किया, ये सब भी पता करना था और उन मासूम पैसेंजरों की सुरक्षा भी करनी थी। इतना पेचीदा था सब कुछ कि 7 दिन लग गए। क्यों लगे 7 दिन? क्या क्या हुआ उन 7 दिनों में, आइए जानते हैं इस वेब सीरीज से जिसका नाम है IC 814 द कंधार हाईजैक। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है 1999 में 24 दिसंबर में नेपाल में काठमांडू से, जहां पर कि आज का वो दिन था जब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन जो है वो हाईजैक होने वाला था। यहाँ पर शुरुआत में हमें रामचंद्र यादव को दिखाया जाता है जो कि इंडियन एम्बेसी का एक ऑफिसर है, जिसे हाल ही में मालूम चला है कि कुछ लोग जो है वो सस्पिशियस चीजें कर रहे हैं और कुछ न कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो तुरंत ही कैलाश चौहान के पास जाता है जो कि रॉ के एक ऑफिसर है। यहाँ पर राम उन्हें बताता है कि उसे मालूम चला है कि कुछ लोग जो है वो बड़ा करने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों में राम ने बहुत सारे सबूत जो है वो इकट्ठे कर लिए थे। कुछ स्पाई माइक लगाकर उसने उन लोगों की बातें सुनी जिनसे कि यहाँ पर उसके ऑफिसरों को भी मालूम चल चुका था कि ये लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, लेकिन क्लियर ये नहीं बताया गया कि वो करने क्या वाले हैं। इसी चीज का राम जो है वो पता करने लगता है, जिसके बाद काठमांडू के एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि कुछ लोग जो है वो काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना होने वाले थे। यहाँ पर कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि शकल से ही हाईजैकर लग रहे हैं। जिसके बाद IC 814 के कैप्टन सरन देव को दिखाया जाता है जो कि अपनी एयर होस्टेस इंद्रानी के साथ प्लेन में जा रहे होते हैं। वो इंद्रानी को बताते हैं कि 1 हफ्ते की वेकेशन के लिए वो लोग अमेरिका जाने वाले हैं, इसलिए उसे तुरंत ही हैदराबाद जाना होगा। तो यहीं पर इंद्रानी जो है वो उन्हें बताती है कि उसके पिता की भी अक्सर तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो भी उनके पास जल्द से जल्द पहुंचना चाहती है। जिसके बाद इस प्लेन में सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सारे पैसेंजर जो है वो प्लेन में बैठने लगते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हाईजैकर्स ने अपनी सारी प्लानिंग कर ली थी। हाशमी नाम का बंदा नहीं आया था जिसका वो इंतजार कर रहे थे। तो वहीं इंद्रानी के साथ हमें छाया को दिखाया जाता है जो कि उसी के साथ एयर होस्टेस है। जिसके बाद वो सारे हाईजैकर जो है वो प्लेन में आ जाते हैं और अब प्लेन जो है वो पूरी तरह से टेक ऑफ होने के लिए रेडी था। तो वहीं राम को मालूम चल गया था कि दरअसल में प्लेन जो है वो हाईजैक होने वाला है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें खबर दे पाता उससे पहले ही 24 दिसंबर 1999 में शाम को 4 बजे ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ हो जाता है और राम जो है वो लेट हो गया था। तो अब सारे पैसेंजर जो है वो हवाई यात्रा पर थे। तब यहाँ पर एक हाईजैकर उठता है जिसके हाथ में एक पैकेट था और वो बारी बारी से ये सारे पैकेट जो है वो अपने लोगों को थमाने लगता है। तो वही हाईजैकर सब पूरी तरह से रेडी थे इस प्लेन को हाईजैक करने के लिए। मंकी कैप पहनकर वो लोग तुरंत ही कैप्टन के पास बंदूक लेकर पहुंच जाते हैं और सभी को ये बात बताते हैं कि ये प्लेन जो है वो पूरी तरह से हाईजैक हो चुका है और अब किसी ने भी उछल कूद करने की कोशिश की तो वो उन्हें गोली मार देंगे। इसलिए सभी को हाईजैकर्स की बात माननी पड़ती है और यहाँ पर वो हाईजैकर्स कुछ पैसेंजरों को बुरी तरह से जख्मी भी कर देते हैं। तो वहीं हाईजैकर्स सबसे पहले कैप्टन से कहते हैं कि इस प्लेन को तुरंत ही काबुल ले चलो, लेकिन कैप्टन बताते हैं कि इस प्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वो लोग काबुल तक पहुंच सकें। दूसरी तरफ कंट्रोल रूम में ये बात मालूम चल चुकी थी कि IC 814 जो है वो हाईजैक हो चुका है और ये बात नंदिनी नाम की न्यूज रिपोर्टर को भी मालूम चल चुकी थी। इसलिए नंदिनी जो है वो तुरंत ही शालिनी के पास जाती है जो कि इंडिया हेडलाइंस की एडिटर होती है। शालिनी ये बात कंफर्म करने के लिए तुरंत ही रंजन मिश्रा के पास कॉल करती है जो कि रॉ के जॉइंट सेक्रेटरी है। ये बात उन्हें भी ज्यादा अच्छे से मालूम नहीं थी, लेकिन जब ये बात उन्हें मालूम चलती है तो वो तुरंत ही BK अग्रवाल के पास पहुंचते हैं जो कि रॉ के हेड है। ये बात जब वो सुनते हैं तो वो पूरी तरह से हैरान रह चुके थे
कि ये सब कुछ हो गया और हमारे पास कोई टिप कैसे नहीं पहुंची और आईबी वाले क्या कर रहे थे। दूसरी तरफ आईबी के मुकुल मोहन और जेपी कोहली को भी ये बात मालूम चल चुकी थी, लेकिन जब तक आईबी के डायरेक्टर के पास ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुंची थी तब तक तो ये सभी लोग पूरी तरह से लेट हो चुके थे। तो वहीं हाईजैकर्स ने अभी फिलहाल तो कोई भी डिमांड नहीं बताई है। वो सिर्फ कैप्टन से यही बात कह रहे थे कि उन्हें किसी भी तरह से काबुल जाना है, लेकिन कैप्टन उन्हें बार बार कह रहे थे कि ये फ्लाइट जो है वो काबुल तक तो नहीं जा सकती है, ये मैक्सिमम लाहौर तक जा सकती है। लेकिन अब ये मामला जो है वो काफी गंभीर हो चुका था। विजयवान सिंह जो कि विदेश मंत्री है, ये बात उन्हें भी मालूम चल चुकी थी। धीरे धीरे करके सारे ऑफिसर जो है वो इस पर काम करने लगे थे। उन्हें मालूम चल चुका था कि ये फ्लाइट जो है वो काबुल ले जाना चाहते हैं। यहीं पर हम विदेश मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी को देख पाते हैं जिनका नाम डीआरएस है। डीआरएस यहाँ पर मसूद के बारे में बताता है कि मसूद जो है वो इस्लामिक जिहादी फैलाने में एक जाना माना आदमी है और वो कश्मीर में 2 आतंकवादी गुटों में सुलह कराने के लिए इंडिया आया था, लेकिन यहाँ पर वो गिरफ्तार हो गया और पिछले 5 सालों से वो जेल में बंद है। उसे जेल से छुड़ाने के लिए 3 बार नाकामयाब कोशिशें भी हो चुकी थी और शायद ये चौथी कोशिश है। तो यहाँ हाईजैकर्स को एक बात तो मालूम चल चुकी है कि वो लोग काबुल तक तो नहीं पहुंच सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा वो दिल्ली से थोड़ी दूर तक जा सकते हैं। तो यहीं पर पहला एपिसोड खत्म होता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में आईबी के असिस्टेंट डायरेक्टर संजय मेहता को दिखाया जाता है, जो कि जम्मू की जेल में मसूद से बात करने के लिए पहुंचते हैं कि ये जो हाईजैक हुआ है इसके पीछे कहीं उनका हाथ तो नहीं है। लेकिन मसूद उन्हें बताता है कि आज तक उन्होंने सब कुछ सच ही बताया है, इस हाईजैक में उनका हाथ तो बिल्कुल नहीं है। दूसरी तरफ सुरक्षा सलाहकार विनय कौल को दिखाया जाता है। ये बात जो है धीरे धीरे फैलने लगी थी और मुद्दा जो है वो काफी गहरा होता जा रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ उस प्लेन को ट्रैक किया जा रहा था कि कहीं ये प्लेन जो है वो काबुल तो नहीं जा रहा है। तभी यहाँ सारे ऑफिसरों के बीच में एक रिकॉर्डिंग हाथ लगती है जो कि राम ने भेजी थी। यहाँ पर हाईजैक के बारे में बात हो रही थी और किसी अमजद नाम के आदमी के बारे में भी बात हो रही थी जिसका नाम उनकी कन्वर्सेशन में यूज हुआ था। तब यहाँ पर डीआरएस जो है वो अमजद के बारे में इन सभी को बताने लगता है। वो बताता है कि अमजद फारूकी जो है पहले आईएसआई के लिए काम करता था, लेकिन बाद में वो अफगानिस्तान में तख्ता पलट के लिए उसने तालिबान का साथ दिया था, जिसके बाद वो उनका बहुत ही खास आदमी हो गया था। तो एक बात तो तय है कि अमजद फारूकी जो है वो आईएसआई के लिए तो काम नहीं कर रहा है। तो वही फ्लाइट जो है वो मुड़ जाती है और वो काबुल ना जाकर अब ज्यादा से ज्यादा अमृतसर या फिर लाहौर जाएगी। लाहौर बात की जाती है, लेकिन वहां पर लैंड करने की परमिशन उन्हें नहीं मिल पाती है। तो अब प्लेन में फ्यूल ना होने की वजह से वो लोग ज्यादा से ज्यादा अमृतसर तक ही जा पाएंगे। और यहाँ कुछ ऑफिसर जो है वो एक वीआईपी पर्सन के बारे में बात कर रहे थे जो कि उस फ्लाइट से ट्रेवल कर रहा है, लेकिन उसके बारे में फिलहाल तो नहीं बताया गया। दूसरी तरफ राम जो है वो उस ड्राइवर से पूछताछ कर रहा था जिसने कि उन लोगों को जगह जगह पर छोड़ा था। जहाँ जहाँ पर उसने बैग दिए थे वो उन सभी जगह पर चेक करने लगते हैं। तो अब शाम को 7 बजे के आसपास फाइनल हो चुका था कि वो फ्लाइट जो है वो लाहौर ना जाकर अमृतसर जाएगी, इसलिए सभी लोग पूरी तरह से रेडी हो चुके थे। पंजाब पुलिस को भी अपने कमांडोज को रेडी करने का कह दिया गया था। सभी लोग पूरी तरह से रेडी थे और वो इस मामले को यहीं पर रफा दफा करना चाहते हैं। तो वहीं हाईजैकर्स ने प्लान ये बनाया है कि वो लोग अमृतसर में कुछ ही देर रुकेंगे। जैसे ही प्लेन में रिफ्यूल होगा वो तुरंत ही काबुल के लिए निकल जाएंगे। तो वहीं यहाँ पर राम जो है वो ड्राइवर के साथ उन लोगों के पास पहुंचता है जहाँ पर बैग डिलीवर किए गए थे। वहाँ राम पहुंचता है तो गोलियां चलने लगती है, लेकिन राम जो है वो उस आदमी को पकड़ लेता है जहाँ पर कि बैग डिलीवर किए गए थे। तो लगभग 7:15 के आसपास प्लेन जो है वो अमृतसर में लैंड कर जाता है, जहाँ पर कि कैप्टन जो है वो बाउजर के द्वारा प्लेन में रिफ्यूल की मांग करता है। बाउजर जो है वो फ्यूल के टैंकर को कहा जाता है। उसी बाउजर के पीछे जो है वो कमांडो मौजूद थे, लेकिन उन फ्यूल के टैंकर को आगे नहीं भेजा जा रहा था। ये देखने के बाद तो हाईजैकर्स को गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही पैसेंजर्स के पास पहुंचते हैं और उनमें से 2 पैसेंजरों के ऊपर वार कर देते हैं, जिस वजह से वो बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तो वहीं बड़े ऑफिसरों का मानना ये था कि अगर ये फ्लाइट अमृतसर में ही रहती है तो सारा मामला जो है वो कंट्रोल में रहेगा, लेकिन हाईजैकर्स को यहाँ पर कुछ अजीब सा लगता है, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो लोग अमृतसर में नहीं रुकने वाले। वो तुरंत ही कैप्टन से कहते हैं कि इस फ्लाइट को टेक ऑफ किया जाए। तो यहाँ पर कैप्टन जो है वो उनकी बात मान जाता है और इस फ्लाइट को यहाँ से टेक ऑफ कर देता है।
और यहीं पर सेकंड एपिसोड खत्म होता है। तो थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि 7:50 को ये प्लेन जो है वो अमृतसर से निकल चुका था। तो वहीं कॉल और यहाँ के कुछ मिनिस्टर्स हैं जो कि बात कर रहे थे कि अब ये बात जो है वो पीएम को बतानी होगी, क्योंकि ये प्लेन जो है अब पाकिस्तान में लाहौर में जा रहा था, जहाँ पर कि हमें बताया जाता है कि मई 1999 में पाकिस्तान आर्मी के द्वारा कारगिल में इंडिया में हमला हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि उनकी तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया है, बल्कि कुछ मिलिटेंट हो गए जिन्होंने हमला किया था। इस हमले की वजह से हमारे कुछ सोल्जर्स भी शहीद हो गए थे। तो फिर 2 महीने बाद इंडियन एजेंसियों ने यहाँ पर जनरल मुशर्रफ जो कि पाकिस्तान के चीफ हैं, चाइना में उनका फोन टैप किया और इस रिकॉर्डिंग से ये बात साबित हो गई कि दरअसल में जनरल मुशर्रफ ने अपनी आर्मी के द्वारा ही कारगिल पर हमला करवाया था। तब नवाज शरीफ ने वॉशिंगटन को बताया कि उनके बिना परमिशन के मुशर्रफ ने ये अटैक करवाया था। तब मुशर्रफ को आदेश दिए जाते हैं कि वो अपनी आर्मी को वापस बुला ले। ये उनके लिए काफी शर्मनाक वाली बात थी। लेकिन 2 महीने के बाद मुशर्रफ ने यहाँ पर नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी और फिर मुशर्रफ ही सरकार चला रहे थे। उसके 3 महीने बाद ही ये हाईजैक हो गया था। तो प्लेन जो है वो लाहौर जा रहा था। परमिशन तो नहीं थी, लेकिन किसी तरह से उन्हें परमिशन मिल चुकी थी। जैसे ही वो लोग लाहौर पहुंचते हैं, वहां पर एक मेजर के द्वारा जो है वो सारी स्ट्रीट लाइट जो है वो बंद करा दी जाती है। तो रनवे ना दिखने की वजह से वो एक ऐसी जगह पर फ्लाइट को लैंड करने लगते हैं जहां पर कम आबादी हो। लेकिन तभी यहाँ पर उन्हें परमिशन मिल जाती है और उन्हें बताया जाता है कि वो लाहौर में फ्लाइट लैंड कर सकते हैं। तब कैप्टन तुरंत ही लाहौर एयरपोर्ट पर इस फ्लाइट को लैंड करता है, जहां पर कि थोड़ी देर के बाद इस प्लेन में फ्यूल भर दिया जाता है और ज़्यादा देर ना करते हुए वो 9:30 बजे के आसपास जो है वो अपने प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ से अब ये फ्लाइट जा रही थी डायरेक्ट काबुल। दूसरी तरफ हम देखते हैं कैप्टन की फैमिली को, जिसे हाल ही में मालूम चला है कि फ्लाइट जो है वो हाईजैक हो चुकी है। ये लोग हैदराबाद जाने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर उसकी वाइफ भी दिल्ली आ जाती है। तो अभी ये फ्लाइट जो है वो काबुल के आसपास पहुंच चुकी थी। काबुल के कंट्रोल रूम से जब लैंड करने की परमिशन ली जाती है तो वो लोग साफ इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि रात को 3:30 बजे से पहले यहाँ पर कोई भी लैंडिंग नहीं हो सकती है। तब हाईजैकर्स कहते हैं कि तब तक इस फ्लाइट को हवा में ही उड़ने दो। लेकिन उन्हें बताया जाता है कि इस फ्लाइट में 4 घंटे से ज्यादा का फ्यूल नहीं है, इसलिए वो लोग इस फ्लाइट को हवा में नहीं रहने दे सकते हैं। तो अब ये फ्लाइट जो है वो दुबई जाने लगती है कि तब तक वो वहां रुकेंगे। ये बात यहाँ पर मंत्रालय में भी मालूम चल चुकी थी कि वो फ्लाइट जो है वो दुबई जा रही है। लेकिन अगर अब ये फ्लाइट दुबई जा रही है तो उन्हें वॉशिंगटन को सब कुछ बताना होगा और वहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो थोड़े रूठे हुए हैं। दरअसल में बात यह है कि 13 मई 1998 में हमने 3 न्यूक्लियर परीक्षण किए थे और जो कि किसी की भी निगरानी में नहीं आ सके थे। और ये बात जब वॉशिंगटन को मालूम चली तो वो थोड़े हमसे खफा हो गए थे। और इस बात को अभी ज्यादा कुछ साल भी नहीं हुए थे और अब अगर ये फेवर लेंगे तो शायद वो इसके लिए इनकार भी कर सकते हैं। लेकिन बात करने के दौरान यहाँ पर हमें पता चलता है कि दुबई में फ्लाइट करने के लिए उन्हें परमिशन मिल चुकी थी। तो यहाँ पर 1:20 को, मतलब कि रात को 25 दिसंबर क्रिसमस डे के दिन दुबई में ये फ्लाइट जो है वो लैंड हो जाती है। तभी यहाँ पर एक हाईजैकर कहता है कि ये दुबई का हवाई अड्डा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है, वो पहले यहाँ पर आ चुका है। कैप्टन बताता है कि ये दुबई का ही हवाई अड्डा है, ये इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन दुबई में ही है हम। तो हाईजैकर्स ने अभी तक कोई मांग तो नहीं की थी, लेकिन यहाँ पर वो अपनी एक मांग जरूर करते हैं और जो कि वो हमेशा से करते आ रहे हैं कि इस प्लेन को रिफ्यूल किया जाए। दूसरी तरफ शालिनी जो है वो नंदिनी के पास गुस्से में जाती है, क्योंकि उसने उल्टी सीधी रिपोर्ट छाप दी थी। दरअसल में उसने ये रिपोर्ट छापी थी कि कैप्टन जो है वो अमृतसर में 2 मिनट नहीं रुक सका। अगर वो वहां रुक जाता तो ऑपरेशन वहीं हो जाता और सब कुछ ठीक हो जाता। इस वजह से वो उसे वहां बहुत चिल्लाती है। तो वहीं दुबई एयरपोर्ट पर प्लेन में रिफ्यूल नहीं हो पा रहा था। वो इसलिए क्योंकि वहाँ के कंट्रोल रूम से एक आवाज आती है और कहा जाता है कि जब तक आप बच्चे और औरतों को नहीं छोड़ते हैं तब तक इस प्लेन में रिफ्यूल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर भी हाईजैकर्स भी साफ मना कर देते हैं कि जब तक रिफ्यूल नहीं होगा तब तक वो हाईजैकर्स जो हैं वो औरतें और बच्चे को नहीं छोड़ने वाले हैं। और इसी के साथ एपिसोड 3 जो है वो यहीं पर खत्म होता है। तो 4th एपिसोड की शुरुआत होती है
जहां पर कि हम देखते हैं कि हाईजैकर्स जो है वो बच्चे और औरतों को नहीं छोड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर कंट्रोल रूम में उनकी बात जब शेख से होती है और वो उन्हें इस्लाम के पाठ पढ़ाता है, तो यहाँ पर हाईजैकर जो है वो औरतों और बच्चों को छोड़ देते हैं। तो 25 दिसंबर को लगभग सुबह 3 बजे के आसपास हाईजैकर्स जो है वो बच्चे और औरतों को छोड़ने लगते हैं, लेकिन कई सारे औरतें ऐसी थी जो कि अपने पति या फिर अपने फैमिली को छोड़कर नहीं जा रही थी, इसलिए वो यहीं पर रुक जाती है। यहाँ पर हमें कुछ रियल फुटेजेस भी दिखाए जाते हैं और यहीं पर रूपेश नाम के लड़के की डेड बॉडी फेंक दी जाती है, जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। दरअसल में रूपेश का गला काट दिया गया था, ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसकी यहाँ पर मौत हो गई। और फिर लगभग सुबह 4 बजे के आसपास ये प्लेन जो है वो टेक ऑफ कर जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर जो है वो मसूद से पूछताछ कर रहे थे। मसूद उन्हें बताता है कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उसे कोई छुड़वाने के लिए आया है, लेकिन ऑफिसरों को मालूम है कि जरूर दाल में कुछ काला है। जिसके बाद बताया जाता है कि अफगानिस्तान में 1996 में मुल्ला ओमर नाम के तालिबान ने यहाँ पर हुकूमत रखी। मुल्ला ओमर जो है वो अफगानिस्तान को एक पावरफुल इस्लामिक देश बनाना चाहता था, लेकिन हुआ इसका पूरी तरह से उल्टा। सारे देशों ने उनसे कनेक्शन तोड़ लिए और कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था। तो वही दुबई से निकलने के बाद ये फ्लाइट जो है, अब हाईजैकर्स जो है वो इसे अफगानिस्तान के कांधार ले जाना चाहते हैं। तो कैप्टन भी उसकी बात मान जाते हैं और ये बात अब सरकार को भी मालूम चल चुकी थी कि वो फ्लाइट दरअसल में अफगानिस्तान के कांधार में जा रही है। अभी हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड नहीं बताई है, लेकिन यहाँ पर सुबह के 8 बजे के आसपास ये फ्लाइट जो है वो कांधार में लैंड हो जाती है। तो कांधार एक ऐसी जगह है जहाँ पर तालिबानियों का राज चलता है और माना जाता है कि कांधार में ही ओसामा बिन लादेन भी छिपा हुआ है। जिसके बाद हम तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर को देख पाते हैं, जिनका नाम मुत्ता वकील है। वो तुरंत ही उस जगह पर पहुंच जाते हैं। तालिबान जो है वो इस प्लेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और पूरी तरह से हथियार से लैस थे। तो अब कैप्टन समेत सारे पैसेंजर जो है वो यहाँ पर रेस्ट करने लगते हैं। तब यहाँ पर एक औरत जो है वो रूपेश नाम के आदमी के बारे में पूछने लगती है, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। वो कहती है कि वो आगे बैठे हुए थे, लेकिन उसे नहीं मालूम है कि दरअसल में रूपेश जो है वो मारा जा चुका है। तो वही रियल फुटेजेस के द्वारा दिखाया जाता है कि तालिबानियों ने किस तरह से इंडियन एयरलाइंस का ख्याल रखा और खाने पीने से लेकर सारे चीजों का बंदोबस्त भी कराया। यहाँ दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि इंडिया के प्रधानमंत्री हैं, वो कहते हैं कि अगर हमारे पैसेंजर्स को कुछ भी हुआ तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो यहाँ पर डिमांड के बारे में भी बताते हैं कि अभी तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं बताई है। साथ ही सरकार ने साफ मना कर दिया था कि वो उन हाईजैकर्स के साथ नेगोशिएट नहीं करेंगे, जिस वजह से सारे ऑफिसरों को पीएम की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाईजैक का ये तीसरा दिन था। फ्लाइट में जितने भी पैसेंजर्स थे उन सभी का जितना ज्यादा हो सके उतना ख्याल रखा जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि सुबह सुबह टॉयलेट जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। टॉयलेट इतना ज्यादा भरा चुका था कि वहां से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आने लगी थी। कई लोग तो टॉयलेट जाने से भी साफ इनकार कर देते हैं, इसलिए यहाँ पर गेट खोलने की बात चीफ कहते हैं। तो ये सुनने के बाद इंद्रानी जो है वो तुरंत ही एयरलाइंस का गेट खोल देती है। ये देखने के बाद चीफ जो है वो इंद्रानी को थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरे पूछे बिना अब गेट कोई भी नहीं खोलेगा। तो वही रिफ्यूल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर कैप्टन ने एक प्लान बनाया था कि इसे जेटेसन किया जाए। अगर रिफ्यूल के वक्त अगर प्रेशर बीक में वो छेड़छाड़ कर दें तो फ्यूल जो है वो लीक होने लगेगा, क्योंकि हाल ही में उन्होंने सुना है कि सरकार जो है वो उनसे नेगोशिएट नहीं करेगी। इसलिए वो कह रहे थे कि हम इस फ्लाइट को पार्लियामेंट पे गिराएंगे। इसलिए कैप्टन ने सोचा कि इससे अच्छा तो यही है कि अगर हम फ्यूल के चैम्बर से छेड़छाड़ कर दे तो ये फ्लाइट जो है वो कहीं भी नहीं जा पाएगी। वो ऐसा ही करते हैं। लेकिन ये बात जब चीफ को मालूम चलती है तो वो तुरंत ही यहाँ कैप्टन के पास आता है। वो को पायलट और उन सभी को मारने लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर यूएन के लोग आ जाते हैं। दरअसल में वो लोग शायद इनसे नेगोशिएट करने वाले थे, क्योंकि अब ये जो मामला जो है वो इंटरनेशनल हो चुका है। तो वही इंडिया सरकार भी एक टीम बनाती है इन हाईजैकर्स से नेगोशिएट करने के लिए। यहाँ पर 4 लोगों की टीम बनाई जाती है जो कि उन लोगों से नेगोशिएट करेंगे। तो भाई राम जो है वो काठमांडू में उन लोगों से पूछताछ कर रहा था। उसे मालूम चला है कि फ्लाइट के लगेज बॉक्स में दरअसल में 17 किलो RDX है। तो वही इंडिया सरकार ने 4 लोगों की टीम जो है वो कांधार पहुंचा दी गई थी, जो कि अब इन हाईजैकर्स से नेगोशिएट करेंगे।
यहाँ पर सरकार को वो लोग सभी चीजें बता देते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ओसामा बिन लादेन जो है वो कांधार में ही छिपा हुआ है और ओसामा जो है वो इस जगह पर पूरी तरह से सेफ है। दरअसल अफगानिस्तान में 2 फौज हुआ करती है, जिनमें से एक फौज जो है वो अफीम उगाकर पैसा कमाती है और वो बहुत अमीर भी है और साथ ही उनके पास बहुत सारी फौज भी है जो काफी पावरफुल है। इसलिए यहाँ पर ओसामा बिन लादेन जो है वो उन्हीं के साथ रहता है। तो वही डीआरएस जो है वो यहीं पर तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्तब वकील से बात करता है। वो लगातार उनसे बातचीत करता है ताकि वो उन्हें किसी तरह से यहाँ की सिचुएशन हैंडल करने के लिए मना सके। तो वही मुकुंद मोहन जो है वो इस नेगोशिएट करने की कमान को संभालते हैं। वो उनसे बात करना शुरू करते हैं, जहाँ पर कि वो सबसे पहले जानना चाहते थे कि क्या पैसेंजर में सभी लोग सेफ हैं। वो सभी लोग सेफ थे, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तक उन्होंने डिमांड नहीं बताई है, इसलिए वो लोग अगले दिन बात करने के लिए कहते हैं। यहाँ छाया देखती है कि टॉयलेट जो है वो पूरी तरह से गंदा हो चुका है और कोई भी पैसेंजर वहाँ नहीं जा रहा है। ये देखने के बाद छाया जो है वो उस टॉयलेट को खुद ही साफ करने लगती है। तो अगले दिन उन हाईजैकर्स ने अपनी डिमांड बता दी थी। उन्होंने यहाँ पर अपनी 3 डिमांड रखी थी और उनकी ये 3 डिमांड बहुत ही ज्यादा पेचीदा थी। वो 3 डिमांड ये थी कि उन्हें सज्जाद अफगानी की लाश चाहिए जिसे 6 महीने पहले इंडियन ने मार दिया है। साथ ही उन्हें $200 मिलियन चाहिए है और 35 लोग जो कि जेल में बंद है उन्हें रिहा करके इनके पास लेकर जाना है। तो वही कैप्टन जो है वो टॉयलेट के चैम्बर को ठीक करने लगता है, जहाँ पर कि हाईजैकर भी उसके साथ था। ये काम वैसे कैप्टन का नहीं था, इसके बावजूद कैप्टन जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और ये काम कर रहा था। यहाँ मुकुंद मोहन जो है वो हाईजैकर से कहते हैं कि आपको इतनी सी डिमांड के लिए 5 दिन लग गए। उसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई और भी है। वो उनसे कहते हैं कि इतना सब कुछ तो हम आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम आपसे कल बात करते हैं। यहाँ पर कैप्टन ने टॉयलेट के चैम्बर को ठीक कर दिया था, इसलिए उसका तालियों से स्वागत किया जाता है, क्योंकि यही फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो भाई शालिनी के पास नंदनी का कॉल आता है और शालिनी को मालूम चलता है कि नंदनी जो है वो काठमांडू पहुंच चुकी है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और उसे एक बात मालूम चली है कि जो पैसेंजर की लिस्ट दी गई है उनमें से एक नाम मिसिंग है और वो नाम था कैलाश चौहान का। सरकार ने ये नाम जानबूझकर छिपाया है, इसलिए वो अगले दिन इसी के बारे में छापेगी। लेकिन यहाँ पर शालिनी जो है वो नंदनी से ये सब कुछ करने से मना करती है। वो कहती है कि अगर ये सब कुछ किया तो उन हाईजैकर्स को ये बात मालूम चल जाएगी कि कैलाश चौहान जो है वो रॉ का एक ऑफिसर है और वो इसका फायदा उठा सकते हैं। इसलिए शालिनी जो है वो नंदनी को इस चीज की परमिशन बिल्कुल भी नहीं देती है। अब हाईजैक का ये 6वां दिन था और नेगोशिएशन अभी भी पूरी तरह से ऑन था। तो मुकुंद मोहन को उनकी बातों से एक बात तो मालूम चल चुकी है कि उन्हें मसूद चाहिए है। मुकुंद मोहन उनसे कहता है कि हम आपको मसूद देंगे और साथ ही 4 लोग और भी देंगे, या फिर आप सिलेक्ट करो कि आपको मसूद के साथ 2 लोग और कौन चाहिए। तो भाई राम जो है वो अब हेडक्वार्टर पहुंच चुका था, जहां पर कि वो अपने रॉ के ऑफिसरों से बात करता है। वो उन्हें बताता है कि इस लगेज में 17 किलो RDX रखा हुआ है, लेकिन इस बात का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है। मतलब कि उन हाईजैकर्स को इसके बारे में नहीं मालूम है। जरूर इसके पीछे ISI के एजेंट का हाथ है, इसलिए उसका हिसाब भी बराबर करना होगा, जो कि काठमांडू में ही है। आगे हम देखते हैं कि तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर जो है वो आगे आते हैं। वो यहाँ पर हाईजैकर से बात करते हैं क्योंकि ये डिमांड पूरी तरह से डन नहीं हो पा रही थी। वो उनसे कहते हैं, वो हाईजैकर्स से कहते हैं कि यहाँ पर खून का एक कतरा भी नहीं बह सकता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें डिमांड मंजूर नहीं है तो हम आपके प्लेन में रिफ्यूल करा देंगे और आप यहाँ से निकल जाना। लेकिन हाईजैकर्स को यहाँ पर हमारे ऑफिसरों की डील मंजूर नहीं थी, इसलिए वो कह देते हैं कि ये सौदा नहीं हो सकता। जिसके बाद हाईजैकर जो है वो 3 लोगों के नाम बताता है। अगर उन्हें छोड़ दिया जाए तो उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, और वो नाम थे मसूद के साथ उमर सईद शेख और मुश्ताक जरगर, और ये तीनों ही बहुत ही बड़े टेररिस्ट हैं। ये सुनने के बाद तो सारे ऑफिसर जो है वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक को तो छोड़ा जा सकता है लेकिन 2 लोगों को कतई नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनमें से 2 लोग जो हैं वो कश्मीर की जेल में बंद हैं और उन्हें छोड़ने की परमिशन कश्मीर के CM जो है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाले थे। सिर्फ आधे घंटे ही बचे थे और सरकार को उन हाईजैकर्स को बताना था कि उन्हें ये डील मंजूर है या फिर नहीं। लेकिन आधे घंटे के अंदर कोई कश्मीर कैसे जाए और वहाँ के CM को कैसे मनाए? तब यहाँ पर हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर जो है वो एक चाल चलते हैं।
वो उन हाईजैकर्स से कह देते हैं कि उन्हें डील मंजूर है और यहाँ से रॉक एक ऑफिसर को कश्मीर के सीएम के पास भेजा जाता है उन्हें मनाने के लिए। यहाँ इस रॉ के ऑफिसर को पहले ही समझा दिया जाता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें कश्मीर के सीएम को मनाना ही होगा। कश्मीर के सीएम तो साफ मना कर रहे थे कि वो इस पर साइन नहीं करने वाले, लेकिन आखिर में वो साइन कर देते हैं और इन दोनों को छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ पर शालिनी के पास नंदिनी का एक वॉइस मैसेज आता है और वो कहती है कि वो काम छोड़ रही है और जब उसे ऐसा लगेगा कि वो गलत है तो वो वापस आ जाएगी। तो उन तीनों टेररिस्ट को अब कांधार भेजा जा चुका था। उन तीनों टेररिस्ट के बदले में सारे पैसेंजरों को छोड़ दिया गया था सही सलामत। किसी पैसेंजर को कोई भी चोट नहीं आई थी। उन्हें छोड़ने के बाद वो टेररिस्ट जो है वो यहाँ से चले जाते हैं। या कैप्टन को भी शाबाशी दी जाती है उनकी बहादुरी को लेकर। और यहाँ पर कुछ रियल फुटेजेस दिखाए जाते हैं जहाँ पर कि सारे पैसेंजर जो है अब इंडिया आ चुके थे। यहाँ पर नंदिनी शालिनी के पास आती है, वो उनसे माफी मांगती है और कहती है कि वो गलत थी। नंदिनी ने बिल्कुल सही किया था। अगर कैलाश चौहान के बारे में उन हाईजैकर्स को मालूम चल जाता तो वो एक्स्ट्रा फायदा उठा सकते थे। तो इस तरह से हमारे देश के रिपोर्टर ने भी इस हाईजैक में मदद की और लोगों को सही सलामत छुपाया गया। वहाँ काठमांडू में आईएसआई के एजेंट के पास 17 किलो आरडीएक्स बरामद होता है। इन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है और ये सब कुछ राम ने प्लान किया था क्योंकि हमें बदला भी लेना था। तो आगे मालूम चलता है उमर सईद, शेख मसूद, अजहर और अहमद जरगार, इन तीनों आतंकवादियों को छोड़ दिया गया था। ये कोई आम आतंकवादी नहीं है, इनने हजारों लोगों को मारा है और वहां से छूटने के बाद भी पुलवामा 26/11 में कई सारे अटैक जो है वो इन्होंने कराए थे। उन्हें छोड़ने का ये डिसीजन सही है या फिर गलत, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर ये वेब सीरीज यहीं पर कंप्लीट हो जाती है और ये वीडियो भी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।